नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र में शिवसेना का काम तमाम करने के बाद अब एनसीपी की बारी है। जी हाँ साहब, उद्धव ठाकरे की तो बैंड बज गई है, लेकिन अब अगली बैंड बजने वाली है एनसीपी की, शरद पवार की। जी हाँ साहब, ये खबर है महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र की खबर बहुत ही हैरान करने वाली है, क्योंकि शिवसेना जिसकी सरकार थी, जिसकी तूती बोलती थी महाराष्ट्र में, अब वो साइड हो गई है और एंट्री हो गई है बीजेपी की। लेकिन हालांकि सरकार शिवसेना की बनी है, लेकिन उसमें कहीं कांग्रेस का नाम नहीं है, उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है, एनसीपी का नाम नहीं है। तो क्या अब महाराष्ट्र में कोई नया समीकरण बन रहा है, कुछ नया खेल होने वाला है? तो जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अब बैंड बजने वाली है एनसीपी की, क्या है पूरी खबर? मेरा आपसे अनुरोध है, इस खबर को आप जरूर शेयर करें और देखें जरूर। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को लेकर चिंता जताई जा रही है। लोगों का ज़्यादातर ध्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सियासी भविष्य पर टिका है, क्योंकि उनकी पार्टी टूट गई है। 30 महीने पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र और देश की गैर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के शिखर पर थे। भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए, अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए शिवसेना और सहयोगी कांग्रेस के साथ एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाने के उनके प्रयास की खूब सराहना की गई। देश में भाजपा के विरोध का नया खाका खोजा गया। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को लेकर चिंता जताई जा रही है। लोगों का ज़्यादातर ध्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सियासी भविष्य पर टिका है, क्योंकि उनकी पार्टी टूट गई है। आगे भी बिखराव की संभावना है। हालांकि यहाँ शरद पवार का भाग्य भी उतना ही स्पष्ट है। पवार के सामने अपनी पार्टी का भविष्य, उनके नेतृत्व और अपनी विरासत को लेकर कई सवाल हैं। सत्ता से जाने के बाद पवार को अपनी पार्टी और अपनी विरासत की रक्षा के लिए कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। शिवसेना के बाद अब एनसीपी की बारी। एनसीपी के कई नेताओं ने स्वीकार किया कि पार्टी का नेतृत्व पार्टी को विभाजित करने और अपने कुछ शीर्ष नेताओं को लुभाने के लिए भाजपा द्वारा एक नए प्रयास के लिए तैयार है। शिवसेना को सफलतापूर्वक तोड़ने के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि भाजपा पवार की एनसीपी पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती है। एनडीए सरकार में एनसीपी के 2 मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख महीनों से जेल में हैं। ईडी पहले ही एनसीपी नेता एकनाथ खड़गे की कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। आयकर ने पिछले साल चोरी के आरोप में अजीत पवार से जुड़े व्यवसायों पर छापा मारा था। एनसीपी के पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ पर भी उनसे जुड़े एक चीनी मिल में गड़बड़ी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। फडणवीस से मिले अजीत पवार के करीबी नेता। नए शिंदे सरकार की शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद अजीत पवार के करीबी एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने गुरुवार देर रात फडणवीस के साथ बैठक की। मुंडे राज्य में बड़े ओबीसी नेता हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में एक आक्रामक नेता के तौर पर उनकी अपनी पहचान है। पहले भी विपक्ष में रहते हुए उनके और फडणवीस के मधुर संबंधों की खूब चर्चा होती रही। एनसीपी के भीतर कई नेताओं ने कहा कि मुंबई में सरकार बदलने के साथ इनमें से कई नेताओं को पार्टी छोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक एनसीपी नेता हंसते हुए कहते हैं कि ईडी के दफ्तरों में बस कुछ दौरे हुए हैं, तो हमें यकीन है कि ठाकरे के बाद अब हम बीजेपी के लिए टारगेट नंबर 1 है। अजीत पवार पर दांव खेल सकती है बीजेपी। कई लोगों को डर है कि बीजेपी फिर से अजीत पवार पर दांव खेल सकती है। 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद 2 दिनों तक चलने वाली अल्पमत सरकार के दौरान उनके खिलाफ कुछ मामलों को बंद कर दिया गया था। आयकर विभाग की नज़र भी पवार पर है। पिछले साल उनके ठिकानों पर कई छापे मारे गए हैं। अजीत पवार के करीबी एनसीपी के एक सचिव ने इंडिया न्यूज़ को बताया कि जो चीज़ उन्होंने फिर से ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी वह एनसीपी में उत्तराधिकारी पर स्पष्टता की कमी, शरद पवार के बाद अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच प्रतिबद्धता के भड़कने की संभावना है। ये सभी पार्टी के अस्तित्व के सवाल खड़े करते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर केवल पवार ही स्पष्टता दे सकते हैं। तो महाराष्ट्र में अब अगला नंबर एनसीपी का है, शरद पवार साहब का है। अब शरद पवार की पार्टी के नेताओं को भी लगने लगा है कि ज़्यादा दिन के वो मेहमान नहीं है। उन पर भी अब ईडी की जांच होगी, उन पर भी अब सीबीआई की जांच होगी।
और उनकी भी पार्टी को तहस नहस किया जाएगा। दरअसल सावना में शिवसेना का फडणवीस पर तंज कहा उन्हें सीएम बनना चाहिए था। शिंदे गुट पर भी भड़के हैं उद्धव ठाकरे। सावना में शिवसेना ने फडणवीस पर तंज कसा है, कहा है कि सीएम तो उस फडणवीस को ही बनना था। दरअसल महाराष्ट्र में राजनीति में कल बड़ा उलटफेर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसले से तमाम सियासी पंडितों को चौंका दिया। शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के हाथों में राज्य की बागडोर थमा दी। महाराष्ट्र की राजनीति में कल बड़ा उलटफेर हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसले से तमाम सियासी पंडितों को चौंका दिया है। रणनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर परिभाषित कर रहे हैं। वहीं शिवसेना ने अपने मुखपत्र के जरिए शिंदे गुट पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा, सत्ता तो पा ली है, लेकिन अब आगे क्या होगा? सामना में शिवसेना। महाराष्ट्र की राजनीति में एक सुनहरा पन्ना लिखा गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद एक पल में सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वे भी कुछ समय रुक कर लोकतंत्र की जीत के लिए आंकड़ों पर खेल खेल सकते थे। विश्वास मत प्रस्ताव के समय भी हंगामा खड़ा करके कुछ विधायकों को निलंबित करवाकर भी सरकार बचा सकते थे, परंतु उन्होंने वह मार्ग नहीं चुना। अपने शालीन स्वभाव के अनुरूप भूमिका अपनाई। वर्षा बंगला तो उन्होंने पहले छोड़ दिया था। बंगला अपने पास ही रहे, इसलिए उन्होंने मिर्ची का हवन आदि वगैरह झमेला नहीं किया। उन्होंने सामान समेटा, मातोश्री पहुंच गए। अब मुख्यमंत्री पद व विधान परिषद के विधायक का पद भी त्याग दिया। पूरे समय शिवसेना का कार्य करने के लिए वे मुक्त हो गए, ऐसा उन्होंने घोषित किया है। उद्धव ठाकरे ने जाते जाते कहा कि मैं सभी का आभारी हूं, परंतु मेरे करीबी लोगों ने मुझे धोखा दिया। यह सही ही है। जिन्होंने दगाबाजी को वो करीब 24 लोग कल तक उद्धव ठाकरे की जय जयकार करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सिर्फ एक मत से गिरने के दौरान ही अटल बिहारी विचलित नहीं हुए थे। तोड़ फोड़ करके हासिल किए गए बहुमत को मैं चिमटे से भी स्पर्श नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा कि जो आज भाजपाई नेताओं के लिए स्वीकार करना जरूरी है। उन्होंने लोकसभा के सभागृह में कहा कि मंडी सजी हुई थी, माल भी बिकने को तैयार था, लेकिन हमने माल खरीदना पसंद नहीं किया। अटल जी की विरासत अब खत्म हो गई है। महाराष्ट्र विधायकों को पहले सूरत ले गए, वहाँ से उन्हें असम पहुँचाया, अब वे गोवा आ गए। उनका स्वागत भाजपा वाले मुंबई में कर रहे हैं। देश की सीमा की रक्षा के लिए उपलब्ध हजारों जवान खास विमान से मुंबई हवाई अड्डे पर उतरे। इतना सख्त बंदोबस्त केंद्र सरकार कर रही है तो किसके लिए? जिस पार्टी ने जन्म दिया उस पार्टी से, हिंदुत्व से, बाला साहब ठाकरे से, देशद्रोह करने वाले विधायकों की रक्षा के लिए। हिंदुस्तान जैसे महान देश और इस महान देश का संविधान अब नैतिकता के पतन से ग्रसित हो गया है। ये परिस्थितियां निकट भविष्य में बदलेंगी, ऐसे संकेत नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बाजार में सभी रक्षक बिकने के लिए उपलब्ध हैं। तो उद्धव ठाकरे का ये बयान है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।